हेलो स्मार्टियंस, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्मार्ट अचीवर्स। आई वेलकम यू ऑल एंड आज हम एक नई वीडियो के साथ डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2025 का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, स्पेसिफिकली ऑफ 3 अप्रैल 2025 एंड सेकेंड शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज 40 ml of mixture of CH3COH and HCl is titrated against 0.1 molar NaOH solutions conductimetrically. Which of the following statement is correct? तो यहाँ पे कौन सा किसका क्वेश्चन है? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का। आपको सॉल्यूशन दिया गया है मिक्सचर किसका? CH3COOH और सबको पता है ये क्या होता है आपका एक वीक एसिड एंड ये आपके पास HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इन दोनों का मिक्सचर दे दिया गया है कितना? 40 ml, जिसकी आपकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट क्या है इनमें से करेक्ट है। तो देखते हैं फर्स्ट आपका स्टेटमेंट कौन सी? द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज 0.005 मोलर। अब देखो, सबसे पहले ग्राफ को डिकोड करते हैं कि आखिर ग्राफ में क्या बताया गया है। कि जो आपका कंडक्टेंस और वॉल्यूम का जो ग्राफ बनता है फॉर अ सोल्यूशन ऑफ फॉर अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, तो सबसे पहले ये जो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है AB, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी अगर मैं बात करूं जो आपका वॉल्यूम प्रेजेंट है 2 ml, क्योंकि देखो एक वॉल्यूम आपका 2 मेंशन है और एक 5, तो जो वॉल्यूम 2 ml है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको वॉल्यूम of NaOH used for neutralization of HCl। यानी कि जब भी आपका सॉल्यूशन आप कंसीडर करोगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो सबसे पहले जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा दोनों में से वो क्या होगा? सबसे पहले न्यूट्रलाइज होगा। बिकॉज सब में पता है सबसे पहले HCl और CH3COH में जो HCl होता है वो आपके ज़्यादा H पॉजिटिव रिलीज करता है सॉल्यूशन में एज कम्पेयर टू CH3COH। सेकेंड अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम बराबर 5 ml जो आपको दे रखा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बोथ द एसिड, रिप्रेजेंट द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बोथ एसिड। यानी कि जब आप 2 ml कंसीडर करोगे तो सिर्फ आपका HCl न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन जब हम 5 ml कंसीडर करेंगे तो आपके दोनों क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम आपको CH3COH को न्यूट्रलाइज होने में कितना लगा? दैट इज 3 ml। तो अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज 0.005। देखो फर्स्ट ऑप्शन, जब भी हमें कभी न्यूट्रलाइजेशन निकालना होता है, अगर हम मोलारिटी चेक कर रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अगर आपका सॉल्यूशन मोलारिटी में है तो M1V1, अगर नॉर्मेलिटी में है तो N1V1। तो सबसे पहले ये देखो, मान लो ये आपके पास एसिड के लिए है CH3COH और ये आपका किसके लिए? बेस के लिए है। तो एसिड का आपको मिक्सचर कितना दिया? 40 मिलीलीटर आपका वॉल्यूम है। इसकी मोलारिटी हमें निकालनी है। वॉल्यूम आपके पास कितना है? NaOH का कितना यूज़ हुआ है आपके पास? CH3COH के लिए 3 ml, 5 टोटल यूज़ हुआ है, 2 आपके लिए HCl के लिए यूज़ हो रहा है। तो 5 - 2 इज इक्वल टू 3 ml फॉर द CH3COH। इसके लिए आपकी नॉर्मेलिटी मोलारिटी कितनी है आपके पास? 0.1। सो अगर हम इसकी मोलारिटी निकालेंगे दैट इज़ 0.3 डिवाइडेड बाई 40, दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाई 400 एंड दैट इट विल बी 0.75 ऑलमोस्ट divided by 100, so it will be 0.0075 मोलर। तो आपका सॉल्यूशन जो होगा CH3COH का, उसकी आपकी कितनी मोलारिटी होगी? 0.0075 मोलर। आपको मेंशन करी गई 0.005, तो क्या हो जाएगा? ये गलत। सेकेंड वाला चेक करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज 0.005। अब इसमें कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, यानी M1V1 बराबर M2V2 फॉर HCl। तो यहाँ पे हम HCl लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या होगा? NaOH। HCl की आपको मोलारिटी निकालनी है। वॉल्यूम आपके पास HCl का कितना गिवन है? 40। इसके लिए अगर मोलारिटी निकालेंगे NaOH के लिए तो हमें पता है वो तो हमें गिवन है 0.1। इसके वॉल्यूम कितना है HCl के लिए? 2। तो मोलारिटी हो जाएगी आपकी 0.2 डिवाइडेड बाई 40, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 400, इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 200 यानी 0.005।
ठीक है, यही दे रखा है आपको 0.005, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा, करेक्ट। एक बार थर्ड वाला देखते हैं। CH3COH इज न्यूट्रलाइज फर्स्ट फॉलोड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, के पहले आपका CH3COH न्यूट्रलाइज होगा फिर आपका HCl होगा, बिल्कुल नहीं, सबसे पहले आपका HCl न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि जो H पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं आपके HCl से, दैट विल बी मोर एज कम्पेयर टू द H पॉजिटिव रिलीज बाय द CH3COH। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट C इंडिकेट कर रहा है आपको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl। पॉइंट C देखो, C पॉइंट आपका ये वाला है। C पॉइंट आपको क्या बता रहा है, मैंने भी लिखवाया था स्टार्टिंग में कि C पॉइंट आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बोथ द एसिड। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका न्यूट्रलाइजेशन होगा सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड का यानी HCl। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके दोनों एसिड क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो आपका जो C रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बोथ द एसिड। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, इनकरेक्ट, यानी कि सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है 10 ml of 2 molar NaOH solution is added to 20 milliliter of 1 normal HCl, यानी आपके पास एक प्रेजेंट है एक NaOH का सॉल्यूशन, उसको आपने मिक्स करा HCl के साथ, तो क्या बनेगा, एसिड प्लस बेस रिएक्शन है सिंपल, सॉल्ट प्लस वाटर। अब NaOH आपको गिवन है यहाँ पे कितना, 10 मिलीलीटर, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 2 मोलर। तो अगर कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे इसके, 2 × 10 दैट इज इक्वल टू 20 मिलीमोल्स, क्योंकि आपके वॉल्यूम किस में है, मिलीलीटर में, इस वजह से इसको हम लिखेंगे 20 मिलीमोल्स। इसमें देखो HCl में, HCl की अगर मैं बात करूँ आपके पास 20 मिलीलीटर ये मेंशन है, दिया हुआ है, कंसंट्रेशन इसकी आपके पास 1 मोलर, अगेन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू N/V, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1 × 20 दैट इज इक्वल टू 20 मिलीमोल्स। अब दोनों क्या आ गए आपके, 20 मिलीमोल्स आपका एसिड है, 20 ही मिलीमोल्स आपके क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो ओवरऑल सॉल्यूशन आपका क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। अब आगे पढ़ते क्या बोला गया, नाउ 10 ml हमने इसमें मिक्सचर में पोर्ड इनटू अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 100 ml, इसी का हमने क्या लिया, 10 ml लिया, यानी ये बन गया सॉल्यूशन में। अब इसका आपने 10 ml लिया और वॉल्यूमेट्रिक में फ्लास्क में इसको फिल करके 100 ml तक मार्कअप कर दिया। इसके बाद इसमें 2 मोल किसके डाले गए, HCl के। तो अब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी वो बतानी है हमें डिस्टिल वाटर के साथ सॉल्यूशन में। तो देखो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है आपका N/V, नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने प्रेजेंट है, 2 HCl के, क्योंकि ये दोनों तो न्यूट्रलाइज हो गए ना, अब हम इसके मोल्स कंसीडर नहीं करेंगे, तो 2 मोल्स इसके प्रेजेंट होंगे आपके, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 100 ml, तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई, अच्छा वॉल्यूम 100 ml है, इसको कन्वर्ट करो आप किस में, लीटर में, तो ये कितना हो गया आपका 20 मोलर, यानी ये आपका क्या प्रेजेंट है, 20 मोलर HCl सॉल्यूशन। किस में दे रखा है आपको 20 मोलर, ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि सेकंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। जस्ट हमें सबसे पहले मिली मोल्स फाइंड आउट करने हैं। कभी भी किसी भी रिएक्शन में आपके मोल्स कंजर्व्ड रहते हैं, ठीक है, मोल्स ही आपके रिएक्ट करते हैं और मोल्स को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते इस तरीके से। तो मोल्स इसके 20 हैं, इसके भी 20, तो दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो हमें अब HCl अगर हम ऐड करेंगे तो जो आपका ओवरऑल कंसंट्रेशन आएगा वो किसकी वजह से आएगा, सिर्फ HCl की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फैट सोल्यूबल वाइटामिन आर। अब देखो आपके वाइटामिन जो होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके फैट सोल्यूबल और एक होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल। जो आपके फैट सोल्यूबल है वो तो हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो हमारी बॉडी से इजीली क्या हो जाते हैं, पास थ्रू हो जाते हैं। तो अब हमें देखना है, अच्छा याद कैसे करना है इसको, जो आपके फैट सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं आपके DEKA, यानी कि विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K और विटामिन A, ये सारे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, फैट सोल्यूबल। तो बस हमें यही चेक करना है, विटामिन B1 है क्या फैट सोल्यूबल, नहीं, विटामिन C नहीं, विटामिन E है आपका, विटामिन B12 नहीं, विटामिन K। तो करेक्ट आंसर आपके कौन से हो गए, C एंड E। किस में दे रखा है आपको, C एंड E, ऑप्शन नंबर 4 में। तो जस्ट आपको ये याद रखना है, फैट सोल्यूबल होते हैं आपके DEKA, विटामिन D, E एंड K एंड A। उसी बेसिस पे आप ये आंसर इजीली क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका,
मैच द करेक्ट, आपको करेक्ट ऑप्शन निकालना है इसमें। सबसे पहले आपको कुछ फैमिलीज दे रखी हैं, जैसे निकोजेंस, चाल्कोजेन, हेलोजन एंड नोबल गैस। यहाँ पे आपको कुछ सिंबल मेंशन है, जैसे टीएस, तो टीएस होता है आपका टैनिसिनीज, ओजी होता है आपका ऑर्गेनोसिन, एलवी होता है आपका लीवरमोरियम, लीवरमोरियम एंड एमसी होता है आपका मास्कोवियम। तो इसमें जो आपका टीएस है, टीएस आपका एक हेलोजिनेटेड होता है, तो आपका सी का होगा फर्स्ट ऑप्शन। किसमें दे रखा है आपको? सिर्फ और सिर्फ बी वाले में। आगे चेक करते हैं। जो आपका ऑर्गेनोसिन होता है वो आपका एक नोबल गैस है, यानी डी का हो गया आपका सेकंड, डी का सेकंड बेस में है। जो आपका एलवी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका होता है चाल्कोजन, यानी कि चाल्कोजन यहाँ पे एलवी यानी लीवरमोरियम जो आपका प्रेजेंट होता है दैट इज कंसीडर टू बी चाल्कोजन। बचा गया आपके पास सिर्फ मास्कोवियम, मास्कोवियम आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपका ए का फोर्थ होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो प्रेजेंट होगा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे इसका एटॉमिक नंबर की अगर बात करूँ तो इसका होता है 115, इसका 116 होता है इसका, एंड इसका आपका 117 होता है, एंड इसका 118। तो ये तो ज़रूरी नहीं याद करना, बट आपको फैमिलीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे टीएस आपका प्रेजेंट होता है हेलोजन से, ओजी आपका नोबल गैस से। बाकी अगर आपको किसी में एक भी मेंशन, जैसे हमने सी वाले ऑप्शन से ये वाला करेक्ट कर दिया था, क्योंकि सी जो आपका 1 है वो सिर्फ इसी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। फिफ्थ है आपके पास, फॉर इलेक्ट्रॉन इन 2s एंड 2p द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वैल्यू। जो आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होती है यानी एल, दैट इज इक्वल टू h/2π अंडर रूट L +1, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अब देखो, एक आपके पास है 2s और एक आपके पास है 2p। जब हम 2s की बात करेंगे तो L आपके पास इसके लिए होता है 0, 2p के लिए आपके पास L बराबर होता है 1। मतलब 2p के लिए मैं जनरल वे में बात करूँ, s ऑर्बिटल के लिए हमें पता है एंगुलर मोमेंटम मतलब L की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर इज टेकन टू बी 0, फॉर p के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर इज टेकन टू बी 1। तो सबसे पहले L इसके लिए निकालेंगे तो कितना आएगा? h/2π अंडर रूट 0 0 + 1, तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा, यानी 2s के लिए आपका L बराबर 0। इसके लिए फाइंड आउट करेंगे तो L बराबर h/2π अंडर रूट 1 1 + 1, दैट इज L इज इक्वल टू h/2π अंडर रूट 2, यानी L इज इक्वल टू √2 h/2π। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आपका 0 आएगा, सेकेंड में √2 h/2π। किसमें दे रखा है आपको? 0 एंड √2 h/2π, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिक्स्थ वाला देखो, कंपाउंड आपको दे रखा है, कौन सा आपका कंपाउंड क्या होगा? प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं आपके? वो सारे कंपाउंड, जैसे सबने टाइट्रेशन परफॉर्म करी होगी, जब आप टाइट्रेशन परफॉर्म करते हो तो एक सॉल्यूशन को आप क्या कंसीडर करते हो? प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होता है जिसकी बिहाफ पे हम नेक्स्ट वाले जो आपके सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो चुके हैं उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। एंड प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है? चेंज नहीं होती। तो देखो, सबसे पहले आपके पास Na2, अब ऑक्सैलिक एसिड आई होप सब ने यूज़ करा होगा 12th में, जो भी आप टाइट्रेशन पढ़ते हो यही हम यूज़ करते हैं। किसके लिए? टाइट्रेशन करने के लिए सबसे पहला ऑक्सैलिक एसिड दिया जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन किसके लिए? NaOH के लिए। फिर NaOH को स्टैंडर्डाइज करके आप क्या करते हो? HCl के जो भी आपको एसिड दिया गया होता है नून, उसकी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी क्या करते हो? फाइंड आउट करते हो। तो ये तो सबको पता है प्राइमरी स्टैंडर्ड है। अब क्या Na2Cr2O7 होता है? Na2Cr2O7 जो होता है हाइग्रोस्कोपिक होता है। अब ये हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? देखो, हाइग्रोस्कोपिक आपके वो सारे कंपाउंड होते हैं, मतलब हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो विच कैन ईजिली एब्जॉर्ब कर सके वाटर। अगर ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी? N/V। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगी। अब अगर मैं आपने एक सॉल्यूशन बनाया, मान लो Na2Cr2O7 का, और मान लो T टाइम के बाद 15 मिनट्स के बाद इसने एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करा, तो अब आपकी कंसंट्रेशन तो चेंज हो गई ना। तो जो आपकी कंसंट्रेशन इनिशियली आपके टीचर ने बोला ये 0.1 मोलर है, तो ये तो चेंज हो गया। तो क्या ये प्राइमरी स्टैंडर्ड कंसीडर होगा?
बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से अगर हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से इट इज़ नॉट कंसीडर एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। NaOH जो प्रेजेंट है ये भी आपका क्या होता है, सबको पता है, ये भी आपका हाइग्रोस्कोपिक होता है। एंड डेलिक्वेसेंट, अब डेलिक्वेसेंट एक नया वर्ड है। डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ आपकी पानी भी अब्जॉर्ब करे, वाटर को अब्जॉर्ब करे और लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाए। तो ये वाटर को भी अब्जॉर्ब करता है और लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स वाई ये हाइग्रोस्कोपिक भी है, डेलिक्वेसेंट भी है। FeSO4 होता है आपका अनस्टेबल। अगर कोई चीज़ स्टेबल ही नहीं है तो हाउ कैन इट बी यूज एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है, तो ये भी नहीं यूज़ कर सकते, ये भी नहीं। सोडियम टेट्राबोरेट यू कैन यूज़, ये आपका एक स्टेबल होता है कंपाउंड, therefore you can use this compound also as a primary standard। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर ई, किस में दे रखा है आपको, बी एंड ई। अच्छा कौन सा नहीं कर सकते ये पूछ रहा है आपसे, तो बी और ई को तो आप कर सकते हो। बचा गया आपके पास ए सी डी, ए सी डी यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपकी स्टेबल है दैट कैन ओनली बी यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। इसमें क्या बनेगा आपका हाइड्रोलिसिस करने पर, जैसे पीएच है आपका C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे पता है हमें OH नेगेटिव आएगा KOH से, OH नेगेटिव इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। अब ये C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, देखो इट इज़ अटैच विद बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। तो बेंजीन क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ट्रांसफर करेगा। तो इसकी जो C डबल बॉन्ड O ये वाला प्रेजेंट है, जो फिनाइल के बगल में C डबल बॉन्ड O है, इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी वो डिक्रीज करेगी। तो सबसे पहला मोर इलेक्ट्रोफिलिक आपका कौन सा होगा, ये वाला CO। तो OH का जो आपका अटैक होगा सबसे पहले इस वाले कार्बन पे होगा, ये आपका O नेगेटिव बना, देन ये आपका C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, और फिर ये H हो गया आपका। देन देखो अब यहाँ पे एक OH यहाँ पे आएगा। अब ये C जैसे ही अपना ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर करेगा, यहाँ से आपका CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर अटैक करेगी एंड ये O नेगेटिव बनेगा। तो क्या बना ये आपका बेंजीन, फिर C O नेगेटिव H C डबल बॉन्ड O OH, देन गो फॉर चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। चार्ज न्यूट्रलाइजेशन पे आपके पास ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, O नेगेटिव COH H, then C डबल बॉन्ड O OH। अब अगेन इन सॉल्यूशन वी हैव OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव क्या करेगा आपके पास बेस की तरह, नाउ इट इज एक्टिंग एज अ बेस। तो इस वाले ऑक्सीजन जो आपका कार्बोक्सिलिक के पास H प्रेजेंट है, इसको क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सो यू विल गेट COH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब O नेगेटिव है क्योंकि O नेगेटिव अनस्टेबल होता है, तो मतलब अनस्टेबल तो नहीं, मतलब O नेगेटिव एक चार्ज स्पीशीज है। तो चार्ज स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास एक पॉजिटिव स्पीशीज प्रेजेंट है, K पॉजिटिव COH एंड H वी हैव C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव K पॉजिटिव। दिस इज अ फाइनल कंपाउंड ऑफ दिस रिएक्शन। तो क्या बना आपके पास, फिनाइल CHOH एंड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो एक बार मैं दोबारा बताती हूँ इसको। फिनाइल आपके पास C डबल बॉन्ड OH COH। अब आपके पास OH प्रेजेंट है, तो OH यहाँ पे एक्ट करेगा किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इसको अटैक करना है इलेक्ट्रोफाइल पे। अब देयर आर 2 पोजीशंस, आइदर दिस कैन बी दिस CO और दिस CO। तो ये वाला जो आपके पास CO प्रेजेंट है, ये फिनाइल की वजह से, फिनाइल क्या लगा रहा है यहाँ पे, +R लगा रहा है, एक तरीके से रेजोनेंस लगा रहा है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज कर रही है। तो बचा सिर्फ आपके पास ये वाला CO। तो इसी CO पे क्या होगा, अटैक करेगा। फिर O नेगेटिव अपना चार्ज जब वापस करेगा तो C डबल बॉन्ड जो आपके पास CH प्रेजेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर अटैक करेगी, देन यू विल गेट OH हेयर। एंड लास्ट में जब आपके पास OH अगेन आएगा सॉल्यूशन से, तो वो एक्ट करेगा एज अ प्रोटोन एब्स्ट्रक्टर, बिकॉज COH इज एक्टिंग एज एसिड। तो इसको एब्स्ट्रैक्ट करके O नेगेटिव बनाएगा। अब O नेगेटिव जो होगा आपका K पॉजिटिव से क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, यानी न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपके पास ये कंपाउंड है ब्रोमीन, यहाँ पे आपके पास है H2SO4, ये क्या है आपके पास, सल्फोनेटिंग एजेंट।
तो यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन, अब ब्रोमीन जो प्रेजेंट है आपके पास दो पोजीशन पे अटैक हो सकता है, या तो आपके पास होगा ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। मेजर आपके पास पैरा बनेगा बिकॉज पैरा में आपकी सिमेट्री भी होती है, तो मेजर तो आपके पास यही वाला बनेगा। ठीक है, इसी से प्रोसीड करते हैं आगे। ए प्रोडक्ट, अच्छा देखो यहाँ पे मेंशन भी है मेजर प्रोडक्ट, तो इस वाले को हम लेके चलेंगे आगे, यानी ए आपका क्या प्रेजेंट है, ब्रोमीन और पैरा पे SO3H। इसके बाद जब हम इसमें ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ Fe ऐड करेंगे तो ये जनरेट करेगा सॉल्यूशन में ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल। अब ब्रोमीन जो इलेक्ट्रोफाइल होता है आपके पास, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो ये बेंजीन रिंग पे क्या करेगा, अटैच होगा। अब ब्रोमीन क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे सबसे पहले SO3H जो क्या लगाता है -M लगाएगा, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ऑर्थो से और पैरा से। तो इसके लिए ऑर्थो वाली पोजीशन सिर्फ ये दोनों है, यानी यहाँ पे आपके पास SO3H हो गया और ये ब्रोमीन। तो SO3H यहाँ पे जो प्रेजेंट है आपके पास, SO3H ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज करेगा, तो यहाँ से या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाली पोजीशन से कम होगी और इस वाली से। अगर आपको ब्रोमीन प्लस का एडिशन कराना है तो सिर्फ ये वाली पोजीशन यानी SO3H की मेटा पोजीशन अवेलेबल है, तो जब हम इस पर क्या करवाएंगे, एडिशन करवाएंगे, तो आपके पास बनेगा ब्रोमीन एंड वी हैव दिस ब्रोमीन। तो आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो किस में दिया हो, देखो फर्स्ट में है क्या गिवन, नहीं, फर्स्ट में तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, ऑर्थो वाला जो कि मेजर, ये तो माइनर प्रोडक्ट है, इसमें भी आपके पास माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। इस वाले में आपके पास बन रहा है पैरा, इसमें भी पैरा, तो इस वाले को पहले चेक करते हैं। ब्रोमीन SO3H के यहाँ पे देखो ऑर्थो पे आपके पास ब्रोमीन लगा है, SO3H तो -M लगाएगा ना, तो -M से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म होगी, कम होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रोमीन आना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, तो ये भी आपके पास गलत है। सिर्फ आपके पास क्या बचता है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड में देखो आपके पास ब्रोमीन की पैरा पोजीशन पे आपके पास SO3H है, और जब ब्रोमीन यहाँ पे एडिशन कर गया तो SO3H क्या करेगा, मेटा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो यहाँ पे SO3H की मेटा पोजीशन पे आपके पास नेक्स्ट ब्रोमीन जो ऐड हुआ है वो प्रेजेंट है। ओके, सो आपका जो 9th क्वेश्चन था, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 ऑफ अ फ्यूल सेल बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल इन एयर दैट हैज़ बीन यूज्ड टू पावर टेलीविजन एंड द स्टेशन आपको दे रखा है यहाँ पे is measured 1.21 volt and the standard half shell reduction potential for O2 is giving 1.229। तो आपको इसमें बताना है कि आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। तो फर्स्ट वाला देखते, देखो सबसे पहले यहाँ पे दो रिएक्शन चल रही है, एक आपके पास है एनोड और एक आपके पास प्रेजेंट है कैथोड। तो एनोड पे सबको पता है होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन। तो जब भी हम एनोड की बात करेंगे ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है आपका मिथेनॉल का, यानी मिथेनॉल क्या हो रहा है एनोड पे, मिथेनॉल इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज। और रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे आपका O2 का, यानी O2 इज कन्वर्टेड टू वाटर। तो ये दो रिएक्शन चल रही है, अब हमें बताना है कौन सी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट वाली चेक करते हैं, द स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2 इज दिस। अब देखो E अगर आपको निकालना होता है तो E0 क्या होता है, कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, यानी E0 ऑफ रिडक्शन माइनस E0 ऑफ ऑक्सीडेशन। E ऑप्शन आपको मेंशन है 1.21 वोल्ट, E रिडक्शन हमें मेंशन है 1.21 इज इक्वल टू 1.229 वोल्ट माइनस E0 ऑक्सीडेशन आपको निकालना है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो यू विल गेट 1.21 माइनस 1.229 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ E ऑफ ऑक्सीडेशन। सो E ऑफ ऑक्सीडेशन कितना है आपका 1.229 माइनस 1.21 दैट इज 0.019 वोल्ट, और अगर इसको फर्दर हम मिली वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 19 मिली वोल्ट। ये जो आपके पास 0 पॉइंट प्रेजेंट है 0.019, ये आपके पास पॉइंट अगर आगे शिफ्ट होगा तो यू विल गेट 19 वोल्ट हेयर। तो क्या बोल रहा है, क्या इसका स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल आपका कितना आ रहा है, E0 ऑफ O2 माइनस O2 का 19 वोल्ट है, बिल्कुल सही है। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं कैथोड की और एनोड की, भले ही आपका कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है एनोड पे ऑक्सीडेशन, लेकिन दोनों केसेस में जब आप माइनस करते हो उसको,
टू ऑल आर रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसीलिए यहाँ पे क्या मेंशन है, रिडक्शन पोटेंशियल। इससे ये मत कंफ्यूज होना कि हम रिडक्शन की बात करें या फिर इसका हम एनोड पे ऑक्सीडेशन की बात नहीं करें। होगा एनोड पे ऑक्सीडेशन, बट इसका भी हम क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ही मेजर करते हैं। सेकेंड देखो, ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एट द एनोड। क्या एनोड पे आपका ऑक्सीजन बन रहा है? एनोड पे आपकी क्या रिएक्शन हो रही है, मिथेनॉल इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज। तो एनोड पे ऑक्सीजन तो कहीं भी नहीं प्रेजेंट है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। रिएक्टेंट्स आर फेड एट वन गो टू ईच इलेक्ट्रॉन। क्या रिएक्टेंट आपके एक बारी में किसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, रिडक्शन ऑफ मिथेनॉल टेक्स प्लेस एट द कैथोड। क्या आपका रिडक्शन हो रहा है मिथेनॉल का कैथोड पे? कैथोड पे तो आपका किसका हो रहा है रिडक्शन, O2 का इज कन्वर्टेड इनटू H2O। एनोड पे आपका हो रहा है, और मिथेनॉल का तो वैसे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन की तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। सिर्फ आपके पास फर्स्ट जो ऑप्शन प्रेजेंट होगा दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। आपसे पूछ रहे हैं किसका आपके पास डायमैग्नेटिक ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा जो आपके पास क्या बनाएगा, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। Mn+6। सबसे पहले इसको चेक करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो x-6 बराबर -3। सो x इज इक्वल टू कितना आया, +3। अब मैग्नीशियम की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, मैग्नीशियम होता है 25, सो इट विल बी 3d5 4s2। जब हम मैग्नीशियम में 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 4s2 में से जाएंगे, देन 1 इलेक्ट्रॉन आपका 3d5 से जाएगा, तो ये बनेगा आपका 3d4। 3d4 की फिलिंग कैसे होगी, अच्छा एक सेकेंड, हम इस तरीके से देखो, Cn आपके पास क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ऑक्टाहेड्रल में इस तरीके से एक आपके पास बनता है T2G और एक बनता है Eg। तो अब जब हमारे पास SFL प्रेजेंट होता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराता है, आपका पेयरिंग कराता है। क्योंकि इसमें जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जो डेलो गैप होता है, डेलो इज़ वेरी वेरी लार्ज देन दैट ऑफ पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग में कम एनर्जी लगती है, इस वजह से पेयरिंग इज़ मोर फेवरेबल एज़ कम्पेयर टू द, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी वजह से उससे ज़्यादा पेयरिंग फेवरेबल होती है। तो 3d4 इसको फिल करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका क्या बना, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, तो ए वाला क्या हो जाएगा, गलत है। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। ओके, सेकेंड वाला देखो आपके पास है कोबाल्ट NH3 का 6+2, यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्योंकि NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पर कोई चार्ज वगैरह तो नहीं प्रेजेंट होगा। तो कोबाल्ट अगर मैं बात करूँ तो होता है 27, यानी D7 4s2। कोबाल्ट +2 आपका क्या बनेगा, 3d7। अब 3d7 में अगेन 1 2 1 2 3। कोबाल्ट जो आपका +3, अच्छा सॉरी यहाँ पे +3 आएगा, सो इट विल बी +3 एंड +3 आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बी 3d6। जब आपके पास कोबाल्ट प्रेजेंट होता है +3 में और आपके पास नाइट्रोजन डोनर वाले लिगेंड होते हैं, तो इट इज़ एक्टिंग एज अ SFL। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। अगेन डेलो इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, सो पेयरिंग इज़ मोर फेवर्ड एज कम्पेयर टू द, कि वो आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास क्या बनेगा, SFL इसके केस में बनेगा, यानी ये क्या है आपके पास, डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है आपके पास बी। सी वाले को चेक करते हैं। देखो x-6 बराबर -4, सो x बराबर हो गया आपके पास +2, तो आयरन +2 आपके पास होगा 3d6। d6 में और Cn आपके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगेन 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे फिर से क्या बन गया आपके पास, डायामैग्नेटिक। Cn तो हमेशा ही, Cn आपका जहाँ पे भी आएगा, Cn हो गया, CO हो गया, NO, जिस तरीके से जिसमें आपके पास पाई डोनर होता है, तो दीज आर कंसीडर टू बी पाई डोनर। सो पाई डोनर तो हमेशा एज अ SFL एक्ट करेंगे। इस वाले में देखो x-3 इज इक्वल टू 0, बिकॉज H2O आपके पास क्या है, न्यूट्रल है, तो x बराबर कितना हो गया, +3। सो कोबाल्ट आपके पास होता है D7 4s2। अगर आप कोबाल्ट +3 को कंसीडर करोगे इट विल बी D6। देन देखो यहाँ पे H2O और जो आपके पास H2O क्या होता है, एक सिग्मा डोनर है, फिर क्या है, पाई डोनर है। H2O तो आपके पास सिग्मा डोनर है, और F जो प्रेजेंट है वो पाई डोनर है। तो अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो सबसे पहले आपके क्या आते हैं, इसमें पाई डोनर की सबसे कम स्ट्रेंथ होती है, देन उसके बाद आपका आता है सिग्मा डोनर,
देन उसके बाद होता है आपके पाई एक्सेप्टर, यही स्ट्रेंथ होती है। तो सिग्मा डोनर, पाई डोनर। अब यहाँ पे जो आपका H2O है वो आपका क्या है, सिग्मा डोनर, और जो आपके पास फ्लोरीन है दैट इज कंसीडर्ड टू बी एज अ पाई डोनर। तो यहाँ पे अगर मैं फिल करूँ तो ये WFL की तरह यानी वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। वीक फील्ड लिगेंड में आपके पास जो डेलो होता है दैट इज लेस देन दैट ऑफ पेयरिंग एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले लेवल पे जाता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका क्या बना, पैरामैग्नेटिक, यानी ये वाला भी ऑप्शन गलत। कौन कौन से इसमें सही है, बी एंड सी। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें चेक करना था कि कौन कौन से आपके डायमैग्नेटिक है, तो बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन यू हैव गिवन 0.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 60 ml ऑफ नाइट्रोजन। तो 60 ml आपके पास क्या मिला है, नाइट्रोजन यहाँ पे मिला है। आपके पास प्रेशर एक मेंशन है 715 mmHg, और यहाँ पे एक्वस टेंशन आपका एक्वस टेंशन का जो प्रेशर है वो कितना है, 15 mmHg। तो अगर मैं प्रेशर निकालूँ कितना लगेगा, एक तो टेंशन की वजह से जो प्रेशर होगा वो एक्चुअल प्रेशर में से माइनस होगा, क्योंकि देखो इस वाले प्रेशर में से जो आपको टोटल प्रेशर दिया गया है ये प्रेशर इसमें एडेड है, हमें इस प्रेशर को नहीं कंसीडर करना है। तो 715 माइनस 15 mmHg, तो प्रेशर आपके पास कितना आ गया, 700 mmHg। अब प्रेशर mmHg इसको ATM में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 700 डिवाइडेड बाई 760 ATM, ये आपका प्रेशर आ गया। अब आपके पास प्रेशर है, वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम कितना है 60 इंटू 10 की पावर -3 लीटर। सो लगाओ ये वाला फॉर्मूला, PV इज इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स निकल सकते हैं यहाँ से किसके, नाइट्रोजन के, दैट इज इक्वल टू प्रेशर आपके पास है 700 डिवाइडेड बाई 760 इंटू वॉल्यूम आपके पास है 60 इंटू 10 की पावर -3, R की वैल्यू इसमें प्रेजेंट है 0.08214 और टेम्परेचर है 300। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 2.24 इंटू 10 की पावर -3, सो 0.00224 यानी कि 0.22 मोल्स, 0.0022, ये आपके मोल्स किसके आ गए हैं, N2 के। अब आपको क्या निकालना है इसमें कि आपका कितना ड्यूमास मेथड है, परसेंट निकालना है आपको। तो मोल्स से मैं मास निकाल सकती हूँ N2 का 0.0028 इंटू 22 इंटू 28। N2 का मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो दो नाइट्रोजन का मास आपका हो जाएगा 28 इंटू 28। ये आप क्या होगा, कितना मास इसमें प्रेजेंट है N2 का। अब आपको टोटल 0.41, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसमें कितना आपका मोल्स प्रेजेंट है 0.0022 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 0.4 टोटल कॉम्पोजिशन इंटू 100। तो आपका जब इसमें आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालोगे यू विल गेट 0.154 इंटू 100, सो इट विल बी 15.4%। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। एक बार अगर आपके मोल्स निकल गए तो आप मोल्स को सीधा मास में कन्वर्ट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग विद 28, दैट इज इसका क्या होगा, ये एटॉमिक मास है। उसके बाद जो आपका अमाउंट आया है 0.5% में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट विल बी 15.4%। तो किस में दे रखा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर टू प्रोड्यूस 220 मिलीलीटर ऑफ H2 गैस एट HTP विद रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl। तो Mg आपके पास जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा इट विल गिव MgCl2 प्लस H2। बैलेंस करते हैं तो 2 आएगा। अब आपके पास दे रखा है 220 H2 के कितने हैं, 220 मिलीलीटर, और STP पे आपका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ H2 के, सिंपल स्टिचोमेट्री से चलेंगे। सबसे पहले आप H2 के मोल्स निकालो, इस मोल को इस मैग्नीशियम के मास से क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे। तो N ऑफ H2 यहाँ पे आपका निकालोगे तो कितना आएगा, 220 इंटू 10 की पावर -3, बिकॉज मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, डिवाइडेड बाई 200। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके H2 के कितने आ गए, इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 9.82 इंटू 10 की पावर -3 यानी 0.0098।
ये आपके पास मोल्स आ गए किसके, H2 के। अब आपको मोलर मास, अब देखो इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल बना रहा है, यानी कि इसके मोल्स भी कितने यूज़ होंगे। स्टीचियोमेट्री में अगर मैं बात करूँ तो 1 मोल ये यूज़ होगा, तो 1 मोल आपका H2 फॉर्म होगा। तो अगर ये 0.098 हो रहा है H2, तो कितना मैग्नीशियम यूज़ हुआ होगा, 0.0098 आपके पास मैग्नीशियम यूज़ हुआ होगा, इनटू मैग्नीशियम का आपके पास मोलर मास, ये आपके पास मोल्स हैं, n बराबर क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास निकालना है तो n इंटू मोलर मास, यानी कि 0.0098 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का, 24। तो जब इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 0.236 अप्रॉक्स में आपका आएगा। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, अच्छा 236 इंटू 10 की पावर में -3 लिख सकती हूँ, और ये ग्राम्स में है। अब 10 की पावर -3 ग्राम्स आपका क्या बन जाएगा, 236 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम्स कैन बी रिटन एज 1 मिलीग्राम। सो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 236 मिलीग्राम्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी थी, उसको बैलेंस करो रिएक्शन को। जैसे ही रिएक्शन बैलेंस हुई सबसे पहले मोल्स निकालो H2 को, क्योंकि H2 का आपका वॉल्यूम गिवन है और STP पे जो आपका वॉल्यूम होता है दैट इज़ 22.4 लीटर। इसको डिवाइड करके आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, किसका, मोल्स निकाल सकते हो H2 के। इस मोल्स को हमने कनेक्ट करा मैग्नीशियम के मोल से, देन मैग्नीशियम का मास मोल से मास में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, स्टेटमेंट नंबर 1 कि वेट कॉटन क्लॉथ्स मेड अप ऑफ सेलुलोज बेस्ड कार्बोहाइड्रेट टेक्स कंपेरेटिवली लॉन्गर टाइम टू गेट ड्राइड देन वेट नाइलॉन पॉलीमर। जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, अल्कोहल्स। तब की पॉलीमर, नाइलॉन बेस्ड पॉलीमर में तो आपका कुछ हेक्सेन टाइप की स्पीशीज होती है, ठीक है, उससे मतलब वो कंडेंस होकर बनता है आपका पॉलीमर। तो OH यहाँ पे अल्कोहल नहीं होगा। अब देखो अगर OH प्रेजेंट है तो जैसे ही आपका यहाँ वाटर क्या होगा, ट्रैप होगा, क्योंकि जो भी हमारे वेट क्लॉथ्स होंगे उसके अंदर वाटर तो ट्रैप होता है। तो जैसे ही आपका वाटर ट्रैप होगा ये इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये क्या करेगा, जो आपके पास ये वाला सेलुलोज वाला मटेरियल होगा, इट डू नॉट, या फिर बोल सकते हैं इट डिक्रीजेज द टाइम ऑफ इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन तो होगा, वरना तो अगर इवेपोरेशन नहीं होगा तो हमारे तो क्लॉथ्स जो होंगे वो ड्राई ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन तो होगा, बट जो आपका टाइम लगेगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो जो आपका नायलॉन होता है इसमें आपको कम टाइम लगता है, ये वाले जो आपके वेट क्लॉथ्स होंगे ये जल्दी ड्राई हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दिस सेलुलोज बेस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड देखो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल इज मोर इन नाइलॉन बेस देन इन केस ऑफ कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ में अभी हमने बात करी है, कॉटन क्लॉथ में आपका क्या होता है, ये वाले ग्रुप्स कॉटन में आपके पास यही वाला सेलुलोज बेस्ड होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, आपके पास OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब OH प्रेजेंट होंगे तो दे विल डू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस वाले में तो नहीं पॉसिबल है ना कि ये नाइलॉन बेस में, तो ये तो गलत बोल रहा है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर इन नाइलॉन, क्या नाइलॉन में बेस्ड होगी, नाइलॉन में तो भी मैंने मना करा है, OH आपके पास होते ही नहीं अल्कोहल, तो इसमें नहीं होगी, आपके पास किस में होती है, कॉटन क्लॉथ में। तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका फॉल्स, फर्स्ट वाला आपके पास क्या होगा, ट्रू, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी सेकेंड वाला क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, CrO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू MnO3। आप इसमें CrO3 मेंशन करोगे तो आपके पास क्या होता है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +6, यानी X बराबर +6। जो क्रोमियम होता है आपका +3 से +6 से +3 ईजिली जा सकता है। ठीक है, तो क्या क्रोमियम +4, और यहाँ पे अगर मैं मॉलिब्डेनम की बात करूँ O3, इसमें भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ये भी आपका +3 में जा सकता है। बट क्रोमियम की अगर मैं बात करूँ तो क्रोमियम +6 से +3 ईजिली क्या हो जाता है अपने आप को, मतलब क्या +6 से +3 में जा रहा है तो ईजिली रिड्यूस हो सकता है। अगर ये वाला +6 से +3 में ईजिली जा सकता है, इसका मतलब ईजिली क्या हो सकता है, रिड्यूस। और अगर कोई चीज़ खुद रिड्यूस होकर दूसरों को ऑक्सीडाइज करे उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
यानी कि क्रोमियम O3 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन MO3, बिल्कुल सही। क्रोमियम +6 इज मोर स्टेबल देन मॉलिब्डेनम +6, क्या क्रोमियम +6 आपके पास ज़्यादा स्टेबल होता है मॉलिब्डेनम? अभी तो मैंने आपको बताया फर्स्ट में कि क्रोमियम +6 में से हटकर किस में जाता है, +3 में, क्योंकि +3 में ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो मॉलिब्डेनम के बारे में आप बोल सकते हो दैट इज मोर स्टेबल इन +6, बट क्रोमियम इज मोर स्टेबल इन क्रोमियम +3। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपके पास गलत है, सिर्फ आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट है आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है आपका, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे CH3 है, टॉल्विंग के एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं। तो आपके पास जो CH होगा, ये वाली सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ट्रैवल करेगी एंड ये इस तरीके से शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। तो ये देखो, ये सिग्मा ने ट्रैवल करा और ये पाई शिफ्ट हुआ। तो जब आपका सिग्मा और पाई साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, शिफ्ट होता है, दैट इज कंसीडर एज अ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब क्या CH3 आपके पास सॉल्यूशन में है, तो इसमें तो हमेशा ही हाइपर कॉन्जुगेशन हम पढ़ते हैं, इसको कोई रिएजेंट की ज़रूरत नहीं होती कि हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए इट नीड्स अ रिएजेंट। ठीक है, इसमें आपका हमेशा ही हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है आपका, परमानेंट इफेक्ट होता है। अब देखो, दो तरीके के आपके इफेक्ट होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्पररी। जो परमानेंट होते हैं वो आपके विदाउट एनी रिएजेंट हो सकते हैं, विदाउट एनी रिएजेंट, और जो आपके टेम्पररी होते हैं इनको ज़रूरत होती है किसकी, रिएजेंट्स की। ठीक है, तो जो आपके जैसे 3 इफेक्ट हम पढ़ते हैं मेनली, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव, ये तीनों ही इफेक्ट आपके क्या होते हैं, विदाउट रिएजेंट होते हैं, दैट्स वाई दे आर कैटेगराइज इन द परमानेंट ना। तो ये परमानेंट की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं इनको, दैट्स वाई हाइपर कॉन्जुगेशन आपका इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज़ नॉट अ टेम्पररी इफेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। सेकेंड देखो, इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। जितने ज़्यादा आपके एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जैसे यहाँ पे बात करें, जैसे कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास एक CH3 है, एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपके पास 2 CH3 है मान लो, एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपके पास कितने 3 CH3 है। तो सबने पढ़ा होगा दिस विल बी मोर स्टेबल, इसको बोला जाता है टर्शरी कार्बोकेटाइन आपका क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब ऐसा क्यों, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 दैट इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें आपके कितने लग रहे हैं, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें आपके 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें आपके 9 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जितने ज़्यादा आपके पास क्या होता है, H इंक्रीज होते जाते हैं, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप आपके इंक्रीज होंगे, उतने ज़्यादा क्या लगते हैं आपके हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, करेक्ट होगी। स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, तो थर्ड आंसर होगा इसका आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो 16 क्वेश्चन, व्हेन अ सिस्टम कंटेनिंग आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर इज हीटेड, heat is absorbed by the system and there is no change in the temperature of the system with whole ice get melted। अब देखो, जब आप सॉलिड से किसी लिक्विड फॉर्म में जाओगे, लिक्विड से गैस में, यहाँ पे आपको बोला गया है आइस को जब आप क्या करते हो, मेल्ट करते हो। तो इनिशियली जब हम टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, सिस्टम का इंक्रीज़ होता रहेगा, इंक्रीज़ होता रहेगा, इंक्रीज़ होता रहेगा। जैसे ही 100 पहुँचेगा, उस जैसे ही मतलब ये मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, यानी आइस जो होगी मेल्ट होना स्टार्ट करेगी, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो भी आप टेम्परेचर दोगे वो किस में यूज़ हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ाने के लिए। उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका टेम्परेचर सिस्टम का नहीं इंक्रीज़ होगा। मतलब कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आप सिस्टम को हीट कर रहे हो लेकिन आपका टेम्परेचर क्या होगा, नहीं इंक्रीज़ करेगा। ये क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट, यानी हिडन हीट। यानी कि हम सप्लाई तो कर रहे हैं हीट, लेकिन आपके सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ नहीं कर रहा। दैट इज़ ऑलवेज बी टेकन एज अ कांस्टेंट। सो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकेंड देखो, एट मेल्टिंग पॉइंट, जब आइस को हम मेल्ट करते हैं, देयर इज अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, बिल्कुल सही है, इन ऑर्डर टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर आपको आइस को मेल्ट करवाना है किसमें, लिक्विड में, यानी कि वाटर में अगर आपको मेल्ट कराना है, तो आइस के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इधर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है।
तो जैसे जैसे आपको आइस से लिक्विड पे जाना है तो आप टेम्परेचर जो दोगे वो टेम्परेचर आपके इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते रहेंगे और एक पर्टिकुलर टाइम पर ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आइस का विद इन द मॉलिक्यूल, इसको ब्रेक कर देंगे और आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। काइनेटिक एनर्जी में बोल सकती हूँ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज करेगी, तो आपका क्या होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो सेकेंड भी आपका क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर टेकन टू बी ट्रू, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव द सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट वुड बी द प्रीडोमिनेटली, अच्छा इसमें से कौन सी रिएक्शन आपको प्रीडोमिनेटली क्या देगी, 3,4,5 ट्राइब्रोमो एनिलीन। फर्स्ट वाली देखते हैं, आपके पास है NO2। NO2 में जब हम ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड ऐड करेंगे तो NO2 क्या करेगा, -m इफेक्ट लगाता है और ब्रोमीन क्या जनरेट कर रहा है यहाँ से आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल। तो -m की वजह से ऑर्थो पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, सिर्फ एक पोजीशन आपकी मेटा बचती है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा। उसके बाद अगर हम इसे SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl करेंगे तो ये आपको NO2 को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, किस फॉर्म में, NH2 में, यानी कि ये बनेगा। तो क्या ये आपका 3,4,5 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन रहा है, बिल्कुल नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम 1 2 3 ब्रोमो एनिलीन, यानी फर्स्ट आपके पास इनकरेक्ट है। सेकेंड ये वाला देखो, सेकेंड इसमें आपको बेंजीन है, बेंजीन में जब आप ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ AlBr करोगे तो ये बनाएगा आपके पास AlBr4 माइनस प्लस Br पॉजिटिव, यानी इससे भी आपका ब्रोमीन जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट होगा। सो यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। देन NH3 क्या करेगा, इसमें एक तरीके से बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करके सबसे पहले तो आपका Br रिमूव होगा, तो यहाँ पे आएगा आपके पास डबल बॉन्ड, फिर NH3 से NH2 जाएगा एंड यहाँ पे अटैक करके सिंपल NH2 एनिलीन का फॉर्मेशन करेगा। तो सेकंड से आपका क्या बन रहा है, एनिलीन। ये भी अब आपके पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। थर्ड वाला चेक करते हैं, पहले फोर्थ वाला करते हैं। NH2 इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर में अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तो तीनों जगह पर आपके पास ब्रोमीन आ जाएगा, क्योंकि NH3 क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिवेटिंग होता है नेचर में। ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इसने भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डोनेट करता है। तो जितनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे प्रेजेंट होगी ऑर्थो और पैरा पे, उतना ज़्यादा ब्रोमीन का एडिशन होगा। तो ये क्या बना रहा है आपका 1 2 3 4 5, यानी 2 4 5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 4 5, तो ये तो 2 4 5 बना रहा है, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो बचता है इसको चेक करते हैं। ऑल्दो अब आंसर तो यही होने वाला है। NO2 आपके पास प्रेजेंट है और इधर NH2। पहला आपके पास ब्रोमीन एक्सेस लिया है एसिटिक एसिड में, तो ब्रोमीन एक्सेस अगर ले लिया, वैसे अगर ब्रोमीन लेते सिर्फ एक पोजीशन पे, एक्सेस में अगर जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं सब पे लगा दो ब्रोमीन NH2। अब देखो ये NO2 क्या लगाएगा, ऑर्थो पैरा, तो इस वाली पोजीशन पे जो ये वाली पोजीशन है NO2 की ऑर्थो वाली, इस पे तो आपका ब्रोमीन कभी आ ही नहीं सकता। NH2 क्या करता है, +m लगाता है, तो अपनी ऑर्थो वाली पोजीशंस को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो ब्रोमीन यहीं पे आएगा। फिर आपके पास है NaNO2 प्लस HCl, ये आपके पास जनरेट करेगा HNO2 नाइट्रस एसिड, जो कि NH2 को किस में कन्वर्ट करेगा, डाइजोनियम में। ये NO2, देन वी हैव N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Br, देन CuBr भी यहाँ पे आप देखो मेंशन है, तो CuBr क्या करता है, Br नेगेटिव डोनेट करेगा, जो कि इस डाइजोनियम से N2 गैस को रिलीज करा के उसकी पोजीशन पे Br लग जाएगा। सो वी हैव NO2, वी हैव दिस Br एंड देन Br। लास्ट स्टेप क्या है आपके पास, SnHCl। अगेन SnHCl से NO2 इज कन्वर्टेड इनटू NH2, यानी आपके पास क्या बनेगा, NH2 bromine and we have bromine. So it will be 1 2 3 4 5 tribromo
एनिलीन। यानी कि सिर्फ थर्ड इज द ओनली ऑप्शन दैट विल गिव यू द डिजायर्ड प्रोडक्ट, यानी इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। 18 करते हैं। 18 में आपको क्या बोला गया है? करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट देखो, एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो ये 13 ग्रुप इस तरीके से होता है, इंडियम एंड वी हैव थैलियम। तो जब एल्युमिनियम के बाद गैलियम की फिलिंग होती है तो इससे पहले आपके 3D ऑर्बिटल्स, मतलब 3D सीरीज आती है इस पर्टिकुलर पीरियड में। तो 3D सीरीज आने की वजह से आपका D ऑर्बिटल पहले फिल होता है, देन आपकी P की फिलिंग होती है, उसके बाद P ऑर्बिटल की। और D ऑर्बिटल का क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर D ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो क्या होगा? D ऑर्बिटल की वजह से आपका इंटरैक्शन जो होगा, यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट। जैसे मान लो D ऑर्बिटल ये फिल हो गया और ये आपके पास न्यूक्लियस है, फिर इसके बाद आपका बाहर P प्रेजेंट है। तो अगर D ऑर्बिटल पहले फिल हुआ है और ये पुअर शील्ड, तो ये P वाली जो आपके पास P के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको शील्ड नहीं कर पाएगा, किससे? न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से। तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इस वाले इलेक्ट्रॉन को, P के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मोर अट्रैक्शन। और अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आपका साइज़ क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। इस वजह से ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो नीचे जाने पर साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ करता है। तो सबसे पहले एक्चुअल ट्रेंड आपका ये होना चाहिए था, बोरोन फिर एल्युमिनियम, देन वी हैव गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेप्शन आ जाता है, तो बोरोन आता है, फिर आपके पास गैलियम, देन एल्युमिनियम, देन आपके पास इंडियम, देन थैलियम। तो आपको क्या मेंशन है? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ये वाला आपके पास इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको रिवर्स करना था, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपका ट्रेंड होता है, सबसे पहले बोरोन की सबसे ज़्यादा होती है, देन गैलियम, यहाँ पे गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो ये आपका होता है किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। तो बोरोन दे रखा है, फिर देखो थैलियम, फिर इंडियम, गैलियम और एल्युमिनियम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड आपका क्या है? बिल्कुल सही है। डेंसिटी का देखो, डेंसिटी जो होती है, अब डेंसिटी होती है आपकी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो मास तो आपका इंक्रीज़ ही कर रहा है ना, मास तो सबका इंक्रीज़ करेगा। ऑल द वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन मास इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि डेंसिटी आपकी क्या होती है? गैलियम की ही ज़्यादा होती है एल्युमिनियम से। ऑल द वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम मेरा एल्युमिनियम का ज़्यादा हो सकता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D ऑर्बिटल। बट अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो यहाँ पे मेजर फैक्टर आपका मास पे चला जाता है, तो डेंसिटी आपकी ज़्यादा ही होगी एज़ कम्पेयर टू गैलियम की ज़्यादा होगी। तो नीचे आने पर ओवरऑल टॉप टू बॉटम आपकी डेंसिटी क्या करती है? इंक्रीज़ करती है, और रेगुलर ट्रेंड होता है बिल्कुल ये। तो यहाँ पे डेंसिटी का लिखेंगे तो क्या आएगा? बोरोन की सबसे कम, देन उसके बाद एल्युमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम एंड देन थैलियम। यहाँ पे आपको क्या मेंशन है? देखो, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये भी बिल्कुल फर्स्ट आयनाइजेशन। ओके, तो डेंसिटी का ट्रेंड देखते हैं। और एनर्जी का देखो, अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी ये यहाँ पे मेंशन होगा। तो डेंसिटी का ट्रेंड आपके पास क्या दे रखा है? बोरोन दे रखा है, फिर एल्युमिनियम, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, ये वाला डेंसिटी का भी ट्रेंड बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो डेंसिटी की मैं बात कर रही थी। डेंसिटी होती है आपकी बोरोन की, जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डेंसिटी आपकी क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी, यानी सबसे कम डेंसिटी होगी बोरोन की। तो देखो इस वाले में ऑप्शन में देखो आपको बोरोन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा दे रखा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत है ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट आपके पास गलत है और थर्ड। अभी तक बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। डी वाला देखते हैं। डी वाला देखो आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर थैलियम की, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम एंड इंडियम। तो बोरोन की आयनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो उसको किस पे डिपेंड करती है? तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो आपका ट्रेंड होता है दैट इज़ बोरोन इज़ ग्रेटर देन वी हैव थैलियम, देन गैलियम एंड एल्युमिनियम एंड इंडियम। क्योंकि बोरोन का सबसे पहले तो, अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो टॉप टू बॉटम आने पर आपका साइज़ तो इंक्रीज़ होगा, तो साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज़।
देखो बोरोन में सबसे छोटा साइज़ होता है, तो बोरोन की तो सबसे ज़्यादा है, ये तो ठीक है, अंडरस्टूड है ये। इसके बाद थैलियम की बात करते हैं, तो थैलियम के केस में आपका साइज़ तो ऑल्दो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन आपको बहुत सारे फैक्टर लगते हैं, जैसे इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट का भी नाम रोल आता है एक। तो इसमें क्या होता है आपके एस ऑर्बिटल, क्या रिलक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, जिसकी वजह से अगर एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे तो इसको रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और वैसे भी इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, चार्ज भी आपका क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये वाला ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। तो ये ट्रेंड आपको यही दिया गया है, बोरोन थैलियम, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास क्या होगा, सही है, बी एंड डी आर करेक्ट। तो एक बार मैं दोबारा लिखती हूँ, देखो रेडियाई के लिए अगर हम बात करते हैं तो रेडियाई का जो आपका ट्रेंड होता है, सबसे पहले बोरोन, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम, इंडियम एंड देन थैलियम। सेकेंड आपके पास है डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड होता है दैट इज़ बोरोन, फिर सबसे ज़्यादा बोरोन की होती है, देन एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो डेंसिटी हमेशा जो होगी थी इंक्रीज़ करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंडियम, थैलियम। लास्ट आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा, बोरोन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर आपका थैलियम आ जाता है, फिर गैलियम, देन एल्युमिनियम, देन इंडियम। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी क्या होंगे इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये आपके पास यहाँ पे HCOOH, OH एंड BrNO2। तो पहली प्रायोरिटी हमेशा उसको जाएगी जहाँ पे आपका COH फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट प्रायोरिटी, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब हमने यहाँ से सेकंड क्यों स्टार्ट करा, इधर से क्यों नहीं, क्योंकि हमें हमेशा लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना होता है। मतलब जो भी आपके ग्रुप्स प्रेजेंट है दे शुड गेट द मिनिमम नंबर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो 3 आता है NO2 पे, लेकिन यहाँ पे 2 पे OH आ गया, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले आपका Br है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अगर हम अरेंज करेंगे 3 ब्रोमो, फिर इसके बाद ये हाइड्रोक्सी होता है, ये नाइट्रो है, H पहले आता है इनसे, तो 2 हाइड्रोक्सी, 5 नाइट्रो, बेंजोइक एसिड, यानी कि 3 ब्रोमो इसमें भी है, 4 हाइड्रोक्सी, 1 नाइट्रो, अच्छा 1 नाइट्रो नहीं है, 3 ब्रोमो, 2 हाइड्रोक्सी, 5 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यानी कि आपका फर्स्ट जो होगा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी कौन कौन सी होगी। फर्स्ट वाली, द अरेनियस इक्वेशन होल्ड ट्रू ओनली फॉर एन एलिमेंट्री होमोजीनियस रिएक्शन। अरेनियस इक्वेशन क्या होते हैं, K = A e⁻⁻ तो ये जो होती है आपकी एलिमेंट्री के लिए भी बहुत यूजफुल होती है एंड कॉम्प्लेक्स के लिए भी। बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन कैन बी अंडरस्टूड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। बी वाला देखो, द यूनिट ऑफ A इज सेम एज दैट ऑफ अरेनियस इक्वेशन। K की जो यूनिट होती है, जैसे K = A × e⁻⁻⁴। अब ये तो एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, इसकी नो यूनिट। तो जो यूनिट आपकी K की होगी वही यूनिट आपकी क्या होगी, A की होगी, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट है। सी वाला देखो, एट गिवन टेम्परेचर अ लो एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स अ फास्ट रिएक्शन। अगर कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू हैव टू गिव द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो जितनी कम आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी जो हम इस तरीके से ग्राफ पढ़ते हैं, प्लॉट यहाँ पे मान लो इस तरीके का, तो ये आपके पास जितनी आपके पास डिफरेंस आता है डेली, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा आपको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी उतना ज़्यादा रिएक्शन में टाइम लगेगा, और जितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी उतनी ईजिली आपकी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, यानी सी भी करेक्ट है। डी वाला देखो, ए एंड ई ए, यानी ए जो आपके पास अरेनियस कांस्टेंट है, ई आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ये ए है और ये ई है। यूज द अरेनियस इक्वेशन डिपेंड्स ऑन का टेम्परेचर, नहीं, दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये आपके क्या होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट,
ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपके पास क्या होगा, गलत है। When A is greater than that of RT, A and E become interdependent। क्या अगर आपके पास EA इज ग्रेटर देन होगा RT से, तो K बराबर क्या है आपके पास A इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। अगर A आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा RT से, तो क्या आपके पास A और E आपके पास इंटरडिपेंडेंट होंगे? ऐसा तो हम इसे देख के कुछ भी नहीं बता सकते। तो ये वाला भी आपके पास क्या होगा, गलत ही होगा, E वाला भी। तो B वाला और C वाला ऑप्शन क्या है, दैट इज़ अ करेक्ट आंसर। तो चेक करते हैं किस में मेंशन है, देखो थर्ड वाले में। और वैसे भी आप इससे भी कर सकते थे, देखो B एंड C ऑप्शन सिर्फ इसी में मेंशन है, बाकी सब में आपका ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी को E वाला नहीं भी पता हो, देन ऑल्सो ही और शी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो 3 वाला होगा आपके पास क्या, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज x ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन ऑन नाइट्रेशन गिव 4.2 ग्राम ऑफ मेटा नाइट्रो डाई नाइट्रोबेंजीन। तो इसमें जब हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे तो HNO3 हमारे पास क्या होगा, एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो इससे आपको क्या मिलेगा, NO2 पॉजिटिव, तो यू विल गेट NO2। अब देखो HNO3 आपके पास क्या होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, तो इससे आपका NO2 पॉजिटिव मिलने वाला है, यानी इलेक्ट्रोफाइल। तो NO2 क्या करता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से आपके पास मेटा पे जो होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो जो भी आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो किस पोजीशन पे जाएगा, आपके सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पे। यानी कि अब हमें आपको इसका अमाउंट निकालना है। तो अगेन स्टिचोमेट्री से देखते हैं। इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूँ तो इट विल बी C6H5NO2, यानी कि 12 इंटू 6 + 5 + 14 + 32 will be 72 + 5 + 6 46, so you will get 77 + 46 123। सो 123 आपका इसका मास है, और यहाँ पे इसका मास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, C6H4N2O4 28 + 16 × 4 विल बी 64। तो ये 72 हो गया आपका, +4 + 28 + 64 76 + 92 9 + 7 हो गए आपके 168 अप्रॉक्स में, 9 + 7 168 ग्राम पर मोल। तो अब हम स्टिचोमेट्री से अप्लाई करते हैं। तो देखो 128 आपके पास ग्राम पर मोल, 168 ग्राम पर मोल आपका मेटा नाइट्रो बेंजीन प्रोवाइड करेगा, डाई नाइट्रो बेंजीन। अब आपको इसका तो अमाउंट दे रखा है मेटा डाई नाइट्रो का, तो इसको यूनिटरी मेथड लगाते हैं। तो 1 ग्राम इसका कितना प्रोवाइड करेगा, 123 डिवाइडेड बाई 168, और इसका 4.2 ग्राम कितना प्रोवाइड करेगा, 123 डिवाइडेड बाई 168 × 4.8। सॉल्व करते हैं इसको, 4.2 है सॉरी यहाँ पे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 3.075। तो इसका कितना अमाउंट आपका होगा, 3.075 ग्राम्स। ठीक है, तो जस्ट आपको क्या करना है, स्टिचोमेट्री से ही चलना है। सबसे पहले आप स्टिचोमेट्री निकालो। स्टिचोमेट्री से देखो, इसका मास आपके पास 123 है, इसका मास आपके पास 168। सो 123 ग्राम पर मोल से आपका 168 ग्राम पर मोल बनेगा। वहाँ से आपको 1 ग्राम के लिए निकालो 128 डिवाइडेड बाई 163, फिर उसके बाद 4.2 के लिए निकाल लो। सो 128 डिवाइडेड बाई 123 डिवाइडेड बाई 168 × 4.2। सो ईजिली आपके पास क्या आंसर आएगा, 3.075। सो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, अ परफेक्ट गैस हैविंग CV = 1.50 R इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर अंडरगो द अबव ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 1 to 4। 1 से 4 तक एक गैस क्या करी, ट्रांसफॉर्मेशन करिए। आपको टोटल क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, टोटल कितना होगा। देखो अब सबसे पहले 1 से 2 में ग्राफ आपको किसका गिवन है, P वर्सेस V का। तो देखो जब 1 से 2 पे चलेगा तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम बराबर क्या है, कांस्टेंट है।
और जब हम इसमें थर्मो में मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं तो हम वर्क डन की बात करेंगे तो दैट इज इक्वल टू माइनस का पी डी वी। अब डी वी अगर आपका कांस्टेंट हो गया, यानी कि डी वी मतलब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, तो V1 बराबर V2, यानी कि dV बराबर क्या हो जाएगा 0। सो इसी वजह से वर्क डन क्या आ जाएगा 0। तो जब हम 1 से 2 की अगर मैं बात करूँ तो वर्क डन आपका यहाँ पे कितना है 0। 2 से 3 पे देखते हैं, जब आप 2 से 3 पे चलोगे सो वर्क डन अगेन दैट इज इक्वल टू माइनस का पी डी वी। सो प्रेशर यहाँ पे कितना है माइनस का 3 ATM, और dV आपका चेंज इन वॉल्यूम देखो 2000 इंटू 1000, सो 2000 माइनस 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब हम सेंटीमीटर को 1 लीटर में आपके कितने होते हैं 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, यानी कि 10 की पावर 3 लीटर बराबर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब लीटर में करूँगी कन्वर्ट, तो ये आपका आ जाएगा 3 ATM इंटू 1 लीटर। ठीक है, 2000 माइनस 1000 हो गया आपका 1000, फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करोगे, यू हैव टू डिवाइड बाई 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको 1 लीटर मिलेगा। तो इसका क्या बना ये 3 लीटर ATM। आपको वर्क डन किस में निकालना है जूल पर मोल में, क्योंकि आर की वैल्यू आपको किस में गिवन है लीटर ATM में गिवन है। अच्छा देखो वर्क डन आपको जूल में निकालना है। तो ये आ गया आपका 2 से 3। तो जब हम 2 से 3 की बात करें तो कितना वर्क डन आ रहा है माइनस का 3 लीटर ATM। नेक्स्ट 3 से जब आप 4 पे चलोगे अगेन आपका यहाँ पे कितना है वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब V1 बराबर V2, यानी dV बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसमें भी आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, dV इज इक्वल टू 0 है, तो वर्क डन इसमें भी आपका कितना होगा 0। तो बस हमारी जो 2 से 3 वाली प्रोसेस है उसी में आपका क्या हो रहा है वर्क डन हो रहा है, बाकी सारे प्रोसेस में वर्क डन इज इक्वल टू 0 है। तो इसी में हम कैलकुलेट करते हैं। देखो वर्क डन आपके पास माइनस का 3 लीटर ATM। तो पहले अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है लीटर ATM को हटाना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे हम 0.08214 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 8.314 जूल। अगेन पॉइंट हटाते हैं इसके, तो 100 और इसको हम हटाएंगे तो वी विल गेट 1000। सो 30 से 30 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बनेगा यहाँ पे माइनस का 300 जूल। अप्रॉक्स में आंसर इसको देखोगे तो आपका अप्रॉक्स में कितना आएगा 300, यानी कि 300 जूल। अब ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव हमें नेगेटिव तो आपको यहाँ पे मेंशन करा गया, तो ये नहीं कि एक और नेगेटिव लिख दो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में नेगेटिव ऑलरेडी मेंशन है, तो यू हैव टू राइट जस्ट 300 जूल्स। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं इसको। जब आपका वर्क डन निकालना होता है दैट इज इक्वल टू माइनस का PdV, तो जब भी आपका वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो dV आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उस केस में वर्क डन हमेशा 0 आएगा, जो कि हमारा किस में हुआ है 1 से 2 में और 3 से 4 में। सिर्फ आपका वर्क डन किस में प्रेजेंट है 2 to 3 जो आपका प्रोसेस है वहीं पे सिर्फ आपका वर्क डन है। तो वहाँ पे अगर वर्क डन निकालना है दैट इज इक्वल टू माइनस का PdV। ये आपका आया था लीटर ATM में। सो ईजिली आप क्या कर सकते हो R की वैल्यू से कन्वर्ट कर सकते हो उसको जूल्स में। R की वैल्यू भी आपको मेंशन करी गई है क्वेश्चन में ही। नेक्स्ट पे चलते हैं। A sample of an octane was completely burnt in excess of oxygen in a bomb calorimeter whose heat capacity is 5 kilojoule per mole। तो एक नॉर्मल ऑक्टेन प्रेजेंट था, हाइड्रोकार्बन है, इसको क्या करा गया बर्न करा गया बॉम्ब कैलोरीमीटर में, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो अगर मैं बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात करूँ तो जो अमाउंट ऑफ हीट होती है दैट इज इक्वल टू NCV dt। तो n तो नहीं गिवन है तो 1 लेके चलो। CV आपको कितना दे रखा है हीट कैपेसिटी 5 किलो जूल केल्विन इनवर्स, और टेम्परेचर dt, टेम्परेचर कितना गिवन है यहाँ पे 1.4 ग्राम आपको मेंशन है 5 केल्विन से। dt का मतलब यहाँ पे क्या है इंक्रीज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज हमेशा कैलोरीमीटर में जब आप किसी चीज़ को हीट करोगे तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब हमेशा ही क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज ही करता है, क्योंकि किसी चीज़ को हीट करोगे तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 5 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट Q इज इक्वल टू 5 × 5 किलो जूल दैट इज इक्वल टू 25 किलो जूल।
तो अब आपको क्या निकालना है इसमें, सैंपल आपका 1.14 ग्राम के लिए बर्न करा गया है, तो पर मोल के लिए, अच्छा पर मोल के लिए इसको निकालना है किलो जूल पर मोल में। ओके सो आपको इसमें किस में निकालना है, किलो जूल पर मोल में। तो किलो जूल पर मोल में निकालने के लिए सबसे पहले हमें मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मोल्स क्या होगा आपका, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखो गिवन मास इसमें कितना है 1.14, और जो मोलर मास होता है इसका 1.5 ग्राम पर मोल होता है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 0.01 मोल्स। ठीक है, ये आपके आ गए मोल्स। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है पर मोल के हिसाब से क्यों, तो दैट इज इक्वल टू 25 किलो जूल आपकी टोटल एनर्जी है, पर मोल यानी 0.01, तो इनटू 100 दैट विल बी 2500 किलो जूल। ठीक है, तो सबसे पहले आप Q निकाल लो, दैट इज इक्वल टू NCV/dt। एन आपको नहीं दिया तो आप 1 कंसीडर करो। उसके बाद आपका 5 किलो जूल और इसके बाद टेम्परेचर आपका dt 5 है, देन मोल्स निकालो इसके 0.01, देन Q बराबर आपका पर मोल निकालना है, तो टोटल हीट जो आपका कंटेंट आ रहा है उसको डिवाइड कर दो 1 मोल की, मतलब जो भी आपके मोल्स हैं उसकी हीट से। ठीक है, तो इससे आपका ये ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अमंग स्कैंडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट एंड कॉपर, आइडेंटिफाई करना है आपको वो एलिमेंट जिसकी हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हुज वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। तो सबसे पहले हमें ये बताना है इन सब में से किसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है। तो वैसे मैं बात करूँ तो कोबाल्ट की होती है, तो सबसे ज़्यादा स्कैंडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट और कॉपर में से हाईएस्ट कोबाल्ट की होती है। नंबर के बेसिस पे बात करूँ तो 326 इसकी होती है आपकी, 281 इसकी, एंड देन 425 एंड 339। तो देखो सबसे हाईएस्ट किसकी है इसमें, 425 की। तो अब आपने ये पहचान लिया कि इस कोबाल्ट की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इसका 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो सबसे पहले कोबाल्ट आपका होता है 27, इसकी कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा 3d7 4s2। कोबाल्ट +2 का मतलब सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ से जाएंगे, 4s में से, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से रिमूव करोगे सो यू विल गेट 3d7। अब 3d7 का बनाते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। 1 2 3 4 3 4 5 6 7, यानी इसके पास कितने हैं 3 अनपेयर्ड। तो n वैल्यू बराबर कितनी है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो म्यू निकालेंगे इसका तो कितना आएगा √n+2, सो म्यू इज इक्वल टू √3 3+2 दैट इज अप्रॉक्स 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाईएस्ट एंथैल्पी जिसकी एटोमाइजेशन की है वो वाला एलिमेंट निकालो। उसके बाद कोबाल्ट +2 बना वो हमारा, उसकी कन्फिग्रेशन निकाल के स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यू कैन ईजिली कंसीडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो योर लास्ट क्वेश्चन वाज द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर द सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C9H12। अब कभी भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखे इस तरीके का, वैसे तो हमें पता है कि बेंजीन बोल दिया गया है, बट पहले सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगी, देखो n+2, यानी कि सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस मोनोवैलेंट स्पीशीज डिवाइडेड बाई 2, यानी 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 - 6 इज इक्वल टू 4। अब 4 किसका होता है, बेंजीन का, पहले ही उसने बता दिया हमें। अब बेंजीन इसके बाद आपके क्या प्रेजेंट है, 3 आपके कार्बन एक्स्ट्रा में प्रेजेंट है, तो एक पॉसिबिलिटी कि आप प्रोपाइल ग्रुप जोड़ दो, दूसरी पॉसिबिलिटी एक इथाइल ग्रुप इस तरीके से, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपकी ये वाली, फोर्थ पॉसिबिलिटी पैरा पे आ सकता है। अब उसके बाद तीनों CH3 आपके इस फॉर्म में जुड़ सकते हैं। देन वी हैव दिस CH3 and next possibility is this and last possibility आपके पास हो सकती है ये वाली, 3 कार्बन इस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं आइसोप्रोपाइल के फॉर्म में।
ठीक है, तो देखो सबसे पहली पॉसिबिलिटी आपकी, एक आप बेंजीन, तो पता है सबको बेंजीन तो इसमें बनेगा ही बनेगा। बेंजीन के अलावा आप एक यहाँ पे 3 कार्बन लगा सकते हो, 3 आपके कार्बन प्रोपाइल ग्रुप में हो गए। उसके बाद सेकेंड आपका इथाइल, और एक इथाइल बना सकते हो और एक मिथाइल। तो इसमें अपने ऑर्थो, पैरा और मेटा तीनों को कंसीडर करा। फिर आप तीनों ग्रुप को मिथाइल ले सकते हो, तो एक मिथाइल ये वाला हो गया, एक ग्रुप आपका ये हो गया, फिर तीनों इस पोजीशन पे अटैच हो सकते हैं। लास्ट आपका एक आइसोप्रोपाइल का भी फॉर्मेशन कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर इसमें पॉसिबल होंगे? 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल इज 8। ठीक है, सो दैट वॉज योर लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।